युद्ध से किसका भला होता है? किसी का भी भला हो, लेकिन आम आदमी का तो भला नहीं होता। हाँ, युद्ध में कुछ लोगों को जीत मिलती है और कुछ लोगों को हार मिलती है, और हथियार कंपनियों का होता है मोटा मुनाफा। लेकिन हर युद्ध अपने साथ एक तबाही लेकर आता है। बड़े पैमाने पर लोग मारे जाते हैं, जिंदगियां उजड़ जाती हैं। सिर्फ इंसानों को नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी युद्ध की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। दुनिया भर में जितना भी कार्बन उत्सर्जन होता है, उसमें से 5.5% के लिए सेनाएं जिम्मेदार होती हैं। इसका मतलब है कि अपनी सुरक्षा के नाम पर हम पृथ्वी की सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं। कोई भी सेनाओं के कार्बन उत्सर्जन की बात क्यों नहीं करता? हम सबको कार्बन उत्सर्जन घटाना है। कम विमान यात्राएं करके, कम मीट खाकर और हीटिंग के लिए गैस इस्तेमाल न करके। उद्योगों को भी क्लाइमेट न्यूट्रल बनाने पर जोर है। लेकिन ये सवाल अक्सर नहीं उठाया जाता कि सेनाएं जलवायु के लिए कितनी खतरनाक हैं। सेनाओं को जलवायु संरक्षण के सभी समझौतों से दूर रखा गया है। 1992 के रियो सम्मेलन से लेकर 2015 के पेरिस सम्मेलन तक। शायद इसलिए कि उनके ऊपर समाज की रक्षा की जिम्मेदारी है, या फिर सरकारें इस बारे में पर्याप्त डेटा नहीं मुहैया कराती, क्योंकि वो अपने सशस्त्र बलों की ताकत, सैन्य साजो सामान और रणनीति को गोपनीय रखना चाहती हैं। फिर भी लंदन के एक थिंक टैंक ने सीमित डेटा के आधार पर एक अनुमान प्रकाशित किया है। इसके अनुसार सेनाएं दुनिया भर में होने वाले कार्बन उत्सर्जन के 5.5% के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात 3% के लिए जिम्मेदार है। तो दुनिया भर में मौजूद करीब 2.80 करोड़ सैनिकों का कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है। इसका कारण है उनके भारी उपकरण। पर्यावरणविद तो एसयूवी को लेकर ही चिंतित रहते हैं, जो शहर में 15 लीटर डीजल में 100 किलोमीटर चलती है, जबकि एक रूसी टैंक को इतनी दूरी तय करने के लिए 240 लीटर डीजल चाहिए। अमेरिकी टैंक को तो और ज्यादा, यानी 455 लीटर डीजल चाहिए। तो इसमें हैरानी की बात नहीं है कि सैन्य उपकरण जलवायु को नुकसान पहुंचाते हैं। यूक्रेन में जारी युद्ध के पहले साल में ही इतना उत्सर्जन हो गया जितना पुर्तगाल और ग्रीस का मिलाकर भी नहीं बैठता है। युद्ध की वजह से जंगलों में आग लगती है, तेल रिफाइनरी और गैस पाइपलाइनें बर्बाद होती हैं, घर और इमारतें तबाह होती हैं। इन सब से भी उत्सर्जन बढ़ता है। युद्ध में लोगों का मारा जाना कहीं गंभीर है, लेकिन इसका नुकसान जलवायु को भी होता है। उत्सर्जन को घटाया जा सकता है हाइड्रोजन से चलने वाले टैंकों और लड़ाकू विमानों के जरिए। सैन्य वाहनों को भी इलेक्ट्रिक बनाया जा सकता है। यूरोपीय संघ चाहता है कि 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने की योजनाओं में सेनाओं को भी शामिल किया जाए, और इसका सबसे अच्छा तरीका है युद्ध को रोकना। यूक्रेन में रूस की तरफ से छेड़े गए युद्ध को 2 साल पूरे हो गए हैं। पिछले साल जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस युद्ध के शुरुआती 12 महीनों में ही कुल 12 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ है। जितना ये युद्ध खिंचता जाएगा, ये उतनी ही बड़ी त्रासदी बनता जाएगा, आम लोगों के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी। यही नहीं, इस युद्ध की वजह से यूरोप में खतरा बढ़ा है, जिसके चलते यूरोप के देश अपनी सैन्य तैयारियों को और मजबूत करने में जुट गए हैं। पश्चिमी सैन्य संगठन नाटो के विस्तार को भी इससे जोड़कर देखा जा सकता है, और सेनाएं जितनी मजबूत होंगी, उतना ही ज्यादा उनका कार्बन उत्सर्जन होगा। ये दुनिया लगातार खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि इसके कई हिस्सों में युद्ध चल रहा है और कई जगहों पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए बहुत से देश अपनी सेनाओं को मजबूत करने में जुटे हैं। लड़ाकू विमान, टैंक, हथियार और बख्तरबंद गाड़ियों पर अरबों डॉलर झोंके जा रहे हैं। मैदान जंग में बरसने वाले गोलों के बीच इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जाता कि युद्धों की वजह से पर्यावरण को कितना नुकसान होता है। जब पृथ्वी के बढ़ते तापमान को
1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की बात होती है तो इसमें युद्धों की और सेनाओं की भूमिका पर ज्यादा बात नहीं होती। लेकिन अमेरिकी सेना अगर देश होती तो वो दुनिया के 50 सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक होती। अकेले अमेरिकी सेना का उत्सर्जन डेनमार्क या स्वीडन से ज्यादा है। उसने 2017 में 23.5 हजार किलोटन CO2 का उत्सर्जन किया। जब सेनाएं युद्ध में जाती हैं तो उनका कार्बन उत्सर्जन और बढ़ जाता है। सैन्य टकराव जान माल की भारी हानि के साथ साथ हमें जलवायु संरक्षण के लक्ष्यों से भी भटकाते हैं। मिसाल के तौर पर यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के साथ ही यूरोप में ऊर्जा का संकट पैदा हो गया। रूसी तेल और गैस की आपूर्ति को बंद कर दिया गया। ऐसे में जो देश अक्षय ऊर्जा स्रोतों की तरफ जा रहे थे उनके सामने संकट खड़ा हो गया और उन्हें तुरंत फुरत ऊर्जा के उन्हीं स्रोतों की तरफ जाना पड़ा जो बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं। जैसे कि जर्मनी, जो अपनी तत्काल ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए फिर कोयले की तरफ देखने को मजबूर है। युद्ध में तबाह होने वाले शहरों को फिर से बसाया जाता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर निर्माण होता है। उससे होने वाले कार्बन उत्सर्जन को भी युद्ध की वजह से जलवायु को होने वाले नुकसान में गिना जाएगा। बेशक युद्ध छेड़ने वालों के पास उसके समर्थन में तर्क रहेंगे, लेकिन युद्ध कभी समाधान नहीं होता। युद्ध सिर्फ एक त्रासदी होता है, इंसानों के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी। जिस तरफ अब दुनिया बढ़ रही है उसे देखते हुए वो दिन दूर नहीं जब जलवायु संकट की वजह से युद्ध छिड़ सकता है, खासकर पानी को लेकर, जिसकी किल्लत दुनिया की 40% आबादी झेल रही है। जमीन बंजर हो रही है, जिसके चलते खाने का संकट पैदा हो सकता है। हमारे आसपास की हवा दूषित होती जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, ये सोचे बिना कि जब वो खत्म हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। अगर आज हमें किसी चीज़ से वाकई लड़ना है तो वो है जलवायु संकट, कि उसे कैसे रोका जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो होगी आपसे जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।